वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ आइबुप्रोफेन। यहां पर मैंने हेडिंग लगाया हुआ है बुट्स प्रोसेस। तो सबसे पहले ये बुट्स प्रोसेस है क्या? तो आइबुप्रोफेन जो सिंथेसाइज किया गया था सबसे पहले लेबोरेटरी में, वो सिंथेसाइज किया था स्टीवर्ट एडम्स एंड टीम ने। तो स्टीवर्ट एडम्स की टीम ने आइबुप्रोफेन सिंथेसाइज किया था सबसे पहले 1961 में, उसका पेटेंट फाइल हुआ था। अब ये कहां पर काम कर रहे थे? तो ये साइंटिस्ट और उनकी टीम काम कर रही थी बूट्स यूके लिमिटेड कंपनी में, यूनाइटेड किंगडम में ये लोग काम कर रहे थे। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बूट्स प्रोसेस। और यहां पर जो स्टीवर्ट एडम्स की टीम ने दिया था वही प्रोसेस हमें भी देना है, हम और कोई प्रोसेस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बूट्स प्रोसेस जो है आइबुप्रोफेन के सिंथेसिस के लिए, उसके जरिए हम आइबुप्रोफेन सिंथेसाइज करेंगे। लेकिन आइबुप्रोफेन का हमें स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तो आइबुप्रोफेन का स्ट्रक्चर ये है बेंजीन। बेंजीन में यहां पर एक ग्रुप अटैच है ये, और यहां पर दूसरा ग्रुप अटैच है। तो ये है आइबुप्रोफेन का स्ट्रक्चर। अब आइबुप्रोफेन जो नाम है वो जेनेरिक नाम है। मैं आपको बता चुका हूं कि हर एक ड्रग मॉलिक्यूल के 3 नाम होते हैं। पहला उसका केमिकल नेम, जो कि हम एज पर आयुपेक रूल उसको नाम देते हैं, उसको केमिकल नेम बोलते हैं। दूसरा जेनेरिक नेम होता है, और तीसरा ट्रेड नेम या फिर ब्रांड नेम होता है। तो आइबुप्रोफेन है, ये जेनेरिक नाम है। इसका ब्रांड नेम या फिर ट्रेड नेम है वो है ब्रूफेन, न्यूरोफेन, एडविल, मोट्रीन, ऐसे बहुत सारे नाम है ना। तो सबसे पहले अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा गिव सिंथेसिस ऑफ आइबुप्रोफेन, तो आप डायरेक्टली कोई भी मेथड दे सकते हो। पर्टिकुलरली पूछा गया है गिव सिंथेसिस ऑफ आइबुप्रोफेन बाय बुट्स प्रोसेस, तो आपको डेफिनेटली यही प्रोसेस देना है। या फिर अगर डिफिकल्ट करना है लेवल, तो आपको इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर दिया जाएगा। तो इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर भी अभी हम देने वाले हैं। तो देखो, पहले आयुपेक नोमेनक्लेचर डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कि इसको आइबुप्रोफेन ही क्यों कहते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो आपके पास ऐसा कुछ है COOH, यहां पर है CH2, यहां पर है CH3। तो आप इसका नाम कैसे दोगे? 1, 2 और 3 कार्बन है, क्या लिख दूं मैं? प्रोपेनोइक एसिड। आयुपेक में प्रोपेनोइक एसिड लिखते हैं, या फिर कॉमन में प्रोपियोनिक एसिड भी लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पर सेकेंड कार्बन के ऊपर मैं एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं और वहां पर मैं लगा देता हूं बेंजीन। तो इसका नाम क्या बनेगा? ये 1, 2 और 3। तो इसके लिए बेंजीन लिखना है या फिनाइल? जब मेन फंक्शनल ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है तब हम लिखते हैं बेंजीन। यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप COOH है, ये कार्बन है, उसके साथ बेंजीन अटैच है, तब हम लिखेंगे फिनाइल। तो कहां पर फिनाइल लिखना है? 2 के ऊपर। तो इसका नाम ये बनेगा 2 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। अब इसके ऊपर भी फर्दर एक ग्रुप है CH2, CH, यहां पर CH3 और यहां पर CH3। तो ये मेन चेन ये है, उसके साथ ये अटैच है साइड चेन। साइड चेन में भी साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर भी सब्स्टिट्यूशन, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या करना है हमें? उसका नाम ब्रैकेट में लिखना है। तो अब ये पूरा जो ग्रुप है इसका नाम मैं लिखूंगा ब्रैकेट में। ठीक है, पहला रूल ये है। दूसरा रूल ये है कि मेन चेन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है उसको ऑलवेज नंबर 1 देना है। आयुपेक ने कहा है, तो ये कार्बन मेन चेन से अटैच है, इसको हमें ऑलवेज नंबर 1 देना है, फिर नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4। 4 के ऊपर एक ग्रुप है, कितने कार्बन वाला? 4 कार्बन वाला। तो मैं क्या लिख सकता हूं? ब्यूटाइल। अब ब्यूटाइल में तो वो नॉर्मल ब्यूटाइल हो सकता है, आइसो ब्यूटाइल हो सकता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो सकता है, टर्सरी ब्यूटाइल हो सकता है। तो ये कौन सा ग्रुप है? अब मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपके पास ऐसा कोई कार्बन है साइड चेन में जहां पर एक कार्बन के साथ डायरेक्टली 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है और उसी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो ऐसे ग्रुप के लिए हम यूज करेंगे आइसो। यहां पर टोटल 3 कार्बन है, तो इसको मैं बोल दूंगा आइसोप्रोपाइल। लेकिन अगर यहां पर और एक CH2 जोड़ देते हैं हम,
तो ये तो सेम कंडीशन है, 4 कार्बन बन गए अभी टोटल साइड चेन में, तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम आइसोब्यूटाइल। ठीक है, तो ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। अब ये आइसोब्यूटाइल है, इसका मेन चेन ये है फिनाइल। तो आइसोब्यूटाइल से पहले मुझे फिनाइल लिखना, पहले तो मैं इसको कहां लिखूंगा, ब्रैकेट में। ठीक है, ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा, ब्रैकेट में 4 के ऊपर आइसोब्यूटाइल फिनाइल। ये नाम किसका है, ये पूरे ग्रुप का, ये ग्रुप का नाम है 4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल। अब ये पूरा ग्रुप मेन चेन में कहां पर अटैच है, 2 के ऊपर, तो मैं बाहर लिख दूंगा 2, तो ये बन गया 2 4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल। और क्या लिखना है यहां पर, प्रोपैनोइक एसिड या फिर प्रोपियोनिक एसिड भी कह सकते हैं आप। तो ये इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर। एग्जाम में आपको पूछ लिया, गिव सिंथेसिस ऑफ 2 4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, तो आपको आइबुप्रोफेन का सिंथेसिस पूछा गया है। क्लियर, चलो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आइबुप्रोफेन का सिंथेसिस। कौन सा वाला मेथड, कौन सा वाला मेथड, जो दिया था बुट्स यूके लिमिटेड कंपनी ने। उससे पहले इसको आइबुप्रोफेन नाम क्यों दिया गया, तो ध्यान से देखो, यहां पर ये ग्रुप है आइसोब्यूटाइल। ठीक है, अब यहां पर एक ग्रुप है 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड, और यहां पर एक रिंग है फिनाइल। तो आइसोब्यूटाइल से आइबु, प्रोपेनोइक एसिड से प्रो, और फिनाइल का ले लिया फेन, तो इसीलिए इस मॉलिक्यूल का नाम बना आइबुप्रोफेन। अब सिंथेसिस डिस्कस करेंगे डिटेल में, और लास्ट में हम इसका यूज डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले बेंजीन ले लो। अब इस बेंजीन के साथ आपको जोड़ना है आइसोब्यूटाइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या बनेगा, आइसोब्यूटाइल बेंजीन। देखो, आपको कोई भी सिंथेसिस लिखना है तो आपको कुछ रिएक्शंस मालूम होने चाहिए। चलो रिएक्शंस याद नहीं है, तब भी जितने रिएक्शंस इसमें आते हैं आप याद कर लो, लेकिन आपको इसका नाम तो आना ही चाहिए, इसका कोई भी नाम आपको पता होना चाहिए, आयुपेक या फिर कॉमन। लास्ट में जो प्रोडक्ट लिखते हो उसका नाम भी आपको 100% आना चाहिए। नेक्स्ट, यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर वो मालूम नहीं है तो आप रट्टा ही मारते जाओगे, आप कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख नहीं पाओगे। तो ये आइसोब्यूटाइल बेंजीन है। अब इसका रिएक्शन मैं इसके साथ कराने जा रहा हूं, CH3COCl, और साथ में मैं ले रहा हूं AlCl3, एनहाइड्रस होगा वो, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये हमारा कैटलिस्ट है। अब ये रिएक्शन कौन सा है, तो बेंजीन जब भी आपको दिखे, आपको एक बार 5 पांडव को याद कर लेना है। किसको याद कर लेना है, 5 पांडव। 5 पांडव में कौन कौन से रिएक्शन है, ये पांचों रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये आपको थोड़ा तंग करेगा। 5 रिएक्शन कौन कौन से, पहला नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, NO2+। दूसरा है सल्फोनेशन, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, SO3H+। तीसरा कौन सा है, हैलोजिनेशन। चौथा कौन सा है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और पांचवा कौन सा है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स जनरेट होंगे पांचों पांडव में। तो ये अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है तो ये बेंजीन हमारा बनेगा न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर AlCl3 और ये क्लोरीन, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला जाएगा, क्या बनेगा, AlCl4, और क्या बचेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन बनेगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये बेंजीन एज न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन देगा और बॉन्ड बना लेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बेंजीन कौन सी पोजीशन से उसके ऊपर अटैक कर सकता है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए इफेक्ट्स। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कौन सा लग रहा है, तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके, अगर बेंजीन के साथ डायरेक्टली कोई ऐसा एटम अटैच है जिसके पास या तो लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, इस कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्थो के ऊपर शिफ्ट होंगे,
फिर पेरा के ऊपर, फिर ऑर्थो के ऊपर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां से वो अटैक कर सकता है। या तो फिर कह लो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है बेंजीन के साथ तो ऑर्थो पेरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहां पर रेजोनेंस तो नहीं है, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। तो यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। दूसरा हमें क्या देखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में कंडीशन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन कब देखना है, आपके पास ये कार्बन है जिसके ऊपर कार्बोकैटायन है, या तो फिर उस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है, या फिर वहां पर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है। पास वाला जो कार्बन है वहां पर हाइड्रोजन होना चाहिए, पास वाला मतलब अल्फा, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। ऐसा कुछ है आपके पास, यस। देखो ये बेंजीन, उसके बाद ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके बाद ये अल्फा कार्बन और यहां पर दो अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऐसा बन गया। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसके बाद वाला कार्बन। तो अब ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस होगा। सो हाइपर कॉन्जुगेशन इज नथिंग, इट इज स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस। तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन पास में देगा, तो ये ऑर्थो और पेरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। मतलब प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, ऑर्थो और पेरा वाला, ठीक है। चलो उसमें से दो प्रोडक्ट ही बनेंगे, ऑर्थो और पेरा। उसमें ऑर्थो माइनर होगा क्योंकि यहां पर आइसोब्यूटाइल ग्रुप बल्कि है। पेरा जो प्रोडक्ट है वो हमें चाहिए, तो मैं यहां पर पेरा प्रोडक्ट ही लिख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ये बेंजीन, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप, यहां पर कौन सा ग्रुप आएगा, COCH3, COCH3। कौन सा रिएक्शन था ये, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। चलो अब दूसरा स्टेप ध्यान से देखो। दूसरे स्टेप में मैं यहां पर ले रहा हूं NaOET, सोडियम इथोक्साइड, और यहां पर ले रहा हूं ये CH2, C डबल बॉन्ड OET, और यहां पर ले लिया मैंने क्लोरीन। तो पहले इसको नाम दे देते, ध्यान से देखो, CH3 C डबल OH, क्या नाम देंगे, एसिटिक एसिड। अगर मैं यहां पर ET लगा दूं तो ये एस्टर बन गया। एस्टर में ये गणपति होता है, सबसे पहले लिखना है तो मैं क्या लिख दूंगा, इथाइल, दो कार्बन के लिए एसीटेट, इथाइल एसीटेट, या फिर लिख दो दो कार्बन है तो दो के लिए हम लिखते हैं ईथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, और एस्टर के लिए ओएट। तो दो नाम, इथाइल एसीटेट कॉमन नेम, आयुटेक इथाइल इथेनोएट। अब अगर यहां से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं और उसकी जगह पे लाता हूं क्लोरीन, तो ये बन गया प्रेफिक्स। सबसे पहले तो इथाइल ही लिखना है, तो पहले मैं लिख दूंगा इथाइल क्योंकि वो गणपति है, सबसे पहले लिखना है। फिर आता प्रेफिक्स, तो 2 के ऊपर इथाइल 2 क्लोरो एसीटेट, या फिर इथेनॉइड, इथाइल 2 क्लोरो एसीटेट, ठीक है। चलो ये हो गया इसका नाम। तो ये हमारे पास है CH2Cl COOET। अब जैसे ही मैं इसमें बेस ऐड कर रहा हूं, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाईली एसिडिक जो प्रोटॉन है। तो यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसके साथ ये ग्रुप अटैच है, इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबिलाईज होगा। यहां पर A डबल बॉन्ड B, C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। तो जैसे ही इसका रिएक्शन होगा यहां पर क्या जनरेट होगा, कार्बन आयन। यहां से H प्लस निकला, यहां से OET माइनस, तो ये ET O माइनस था, उसके साथ H, इथेनॉल निकल गया। ये नेगेटिव चार्ज के साथ Na प्लस भी होगा। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। अब ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, ये अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर। कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं, कार्बन, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां पर CH3, चलो इस CH3 को मैं नीचे लिख देता हूं, और यहां पर बेंजीन। ये जो नया बॉन्ड बना है कार्बन और कार्बन के बीच, यहां पर है CH,
यहां पर है C डबल बॉन्ड OOET और यहां पर एक है क्लोरीन। अब देखो ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें एक न्यूक्लियोफाइल है और एक लीविंग ग्रुप भी है। तो जब भी ऐसा पॉसिबल है इसको बोलते हैं एनजीपी। क्या बोलते हैं? एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो ये नेबर वाला जो ग्रुप है ये पार्टिसिपेट करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। क्या बना? ध्यान से देखो, ये कार्बन, यहां पर पीएच शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, यहां पर CH3, ये ऑक्सीजन, इसने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया और इसके साथ बॉन्ड बना लिया और यहां पर C डबल बॉन्ड OOET। तो ये प्रोडक्ट बनेगा साइक्लिक। तो मैं डायरेक्टली ये प्रोडक्ट लिख रहा हूं। चलो ये लगा दिया मैंने बेंजीन, यहां पर आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, यहां पर ये कार्बन, कार्बन के साथ एक CH3 मैं यहां पर लिख रहा हूं CH3, फिर यहां पर ऑक्सीजन, ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और उसके साथ एस्टर है। ये आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट? अगर आपको एनजीपी मालूम नहीं है तो थोड़ा समझने में आपको तकलीफ होगा। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन मतलब आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल भी है और लीविंग ग्रुप भी है, साथ में साइक्लाइजेशन हो सकता है तो साइक्लाइजेशन होगा। तो ये साइक्लिक प्रोडक्ट बना लिया हमने। अब ध्यान से देखो, इसमें से जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। H3O+ के साथ हीट करना है, या फिर इसको ऐसे लिख दो H+/H2O। तो ये हम क्या करने जा रहे हैं? हाइड्रोलिसिस। अब इसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद प्रोडक्ट ये बनेगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, कैसे बनेगा वो डिटेल में समझना है हमें। ये फिर यहां पर ये CH, यहां पर CH3, यहां पर CHO, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब ध्यान से देखो, इसको मैं यहां अलग से लिख देता हूं, ये बेंजीन, आइसोब्यूटाइल ग्रुप, यहां पर CH3O, CH, C डबल बॉन्ड OOET। अब देखो कितनी सारी चीज है यहां पर साथ में होगी। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम एसिडिक मीडियम में, तो इस एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको मिलेगा H, इसको मिलेगा OH। तो बाय प्रोडक्ट ETOH लिख देता हूं मैं, ETOH। फिर यहां पर क्या बन गया? COOH। चलो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं एसिड, यहां पर मैं लिख रहा हूं OH। अब इसको हम जैसे हीट करेंगे, आपको पता है किसी भी एसिड को हीट करोगे तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, तो यहां से निकल जाएगा CO2, तो दूसरा बाय प्रोडक्ट बनेगा CO2। अब इस CH के साथ अटैच क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन। चलो वो भी मैं कर देता हूं साथ में। तो यहां पर एक हाइड्रोजन था, दूसरा आ गया। अब किसके साथ हम यहां पर रिएक्शन कर रहे हैं? H+ और H2O के साथ। तो साथ में ये भी हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर देगा इस हाइड्रोजन को, मतलब यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच पहले बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। ध्यान से देखना, ठीक है। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन बन गया अनस्टेबल। अब H2O इसके ऊपर अटैक करेगा, तो दो पॉसिबिलिटी है, एक यहां से अटैक कर सकता है, दूसरा यहां से अटैक कर सकता है। तो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में कार्बोकैटायन जनरेट हो सकता है ना। तो जब भी कार्बोकैटायन जनरेट होगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट होगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक करो, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, चलो मैं यहां पर कर देता हूं, ये CH3, ये बेंजीन, ये CH2, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या हो सकता है? ये जो बेंजीन एज इट इज, यहां पर CH3 एज इट इज, यहां पर ये ऑक्सीजन, यहां पर CH2, ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो बॉन्ड था इसके इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन ले लेगा तो ऑक्सीजन बन जाएगा न्यूट्रल, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये, या फिर यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा ये ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन यहां से लेगा CH2 के पास से, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, कौन सा ज्यादा स्टेबल? ये बेंजीन के बाद वाला कार्बन बेंजाइलिक
और वैसे भी ये डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच है तो टर्सरी है, जबकि ये डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ अटैच है, प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये वाला बनेगा। तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन, मतलब यहां पर अटैक नहीं करना है हमें, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब ये बन गया क्या, न्यूट्रल। यहां पर अटैक किसने किया, H2O ने, तो इसका बॉन्ड किसके साथ बनेगा, ऑक्सीजन के साथ, जिसके साथ 2 हाइड्रोजन पहले से। अब इस ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पहले मैंने H+ ऐड किया था एसिड की प्रेजेंस में, यहां पर याद है आपको, तो पहले H+ ऐड किया था, वो तो हमारा कैटलिस्ट है। अब H+ निकालना भी हमें, तो यहां से H+ निकलेगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये कार्बन CH2, यहां पर OH, इस कार्बन के साथ CH3, यहां पर ये बेंजीन वाला पार्ट, और यहां पर बन जाएगा OH। अब 1 और 2 के ऊपर OH है, 1 और 2 के ऊपर OH है, तो ये क्या बना, 1 और 2 के ऊपर OH है, तो ये क्या बना, 1,2 डायल। 1,2 डायल की रिएक्शन जब होगी किसके साथ, एसिड के साथ, तो उसको बोलते हैं पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट होगा। या फिर डायरेक्टली आप यहां से रीअरेंज करवाओ, चलो डायरेक्टली रीअरेंजमेंट करवा देते हैं। यहां पर बना कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज, ये CH2OH बन गया। या तो आप ऐसा बनाओ या यहां से डायरेक्ट रिएक्शन कराओ। अब ये कार्बन टर्सरी है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अगर अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इसको दे देता है तो क्या बनेगा, यहां पर CH, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बाकी एज इट इज। तो ये बेंजीन, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ये C, ये CH3, यहां पर आ गया हाइड्रोजन, यहां पर C, उसके साथ एक हाइड्रोजन, यहां पर OH, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, पड़ोसी को पैसे चाहिए, ये देगा, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो ये ऑक्सीजन के पास वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन बोलते हैं इसको, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब सिर्फ इतना लिख रहा हूं मैं, H, ये डबल बॉन्ड O, और ये H, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहां से क्या निकल जाएगा, अभी ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये ऑक्सीजन, तो क्या बना, C डबल बॉन्ड O और H। ऐसा एल्डिहाइड बना सकते हो, या फिर ऐसा बनाया, अब इसमें H+ ऐड करो तो इसका प्रोटोनेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, तो यहां से निकल जाएगा H2O, और फिर से यही कार्बोकेटायन बनेगा, और लास्ट में आप करा दो इसका रीअरेंजमेंट, तो ये प्रोडक्ट मिलना है आपको, एल्डिहाइड। तो बेंजीन, ये एल्डिहाइड बन गया, यहां पर क्या है, CH, यहां पर CH3, और ये बेंजीन, देखो है ही हमारे पास। क्लियर, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको क्योंकि यहां पर बहुत सारे कंसेप्ट है। एक है कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी, कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, अगर आपको मालूम नहीं है तो आपके लिए डिफिकल्ट है। दूसरा है पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट, अगर आपको वो मालूम नहीं है तो भी आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। तीसरा जो कंसेप्ट था NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वाला, वो अगर मालूम नहीं है तब भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा समझने में मैकेनिज्म, बाकी डायरेक्टली उसमें से ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब देखो, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें एल्डिहाइड की जगह पर एसिड है, तो इसका ऑक्सीडेशन करोगे तब वही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि आप बूट्स प्रोसेस डिस्कस कर रहे हो, जो प्रोसेस बूट्स ने दिया था आपको वही प्रोसेस देना है। क्लियर, चलो अब हो सकता है बूट्स ने ये ट्राई किया हो, एल्डिहाइड में से एसिड बनाने की कोशिश की हो, लेकिन उसमें इल्ड प्रोडक्ट जो है वो कम मिलता होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें इसका रिएक्शन होगा NH2OH के साथ, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन एज न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेगा, यहां से ऑक्सीजन, यहां से 2 हाइड्रोजन, H2O निकल जाएगा। इसका मैकेनिज्म मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल ही सिंपल है इसलिए।
चलो ये बन गया बेंजीन, यहां पर आइसोब्यूटाइल ग्रुप, यहां पर CH, ऊपर CH3, यहां पर CH, डबल बॉन्ड NH। अब इस हाइड्रोजन को मैं थोड़ा अलग लिखने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर H2O रिमूव करना है। कहां से? तो ये नाइट्रोजन के ऊपर जो OH है और कार्बन के ऊपर H है, यहां से H2O रिमूव करना है। H2O रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? H2O पानी जब हमारे बॉडी से निकलता है क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन हो गया। तो यहां पर हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे। बहुत सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, P2O5 है, POCl3 है, PCl5 है, SOCl2 है। यहां पर हमें एसिटिक एनाइड्राइड यूज करना है। क्यों? Ac2O, एसिटिक एनाइड्राइड, इसको हम ऐसे लिखते हैं नॉर्मली CH3CO2O, क्योंकि ये बूट्स ने यूज किया था। जैसे हम एसिटिक एनाइड्राइड यूज करेंगे H2O निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन, आइसोब्यूटाइल ग्रुप, यहां पर CH, ऊपर CH3 और यहां पर C, डबल बॉन्ड N था, C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, नाइट्राइल बन जाएगा। अब नाइट्राइल आ गया हमारे पास, C ट्रिपल बॉन्ड N आ गया। इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, H3O प्लस, या फिर कह लो H प्लस ऑब्लिक H2O, कैसे भी लिख सकते हो आप। हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो इस CN का हाइड्रोलिसिस होगा। देखो H प्लस और OH माइनस आपको ऐड करना है। डायरेक्ट शॉर्ट में बताता हूं मैं, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। किसके साथ क्या अटैच होगा? इस कार्बन के साथ OH, नाइट्रोजन के साथ H। तो ये बन गया C डबल बॉन्ड NH, नाइट्रोजन के साथ H प्लस और इसके साथ OH। अब यहां से आप दो चीजें कर सकते हो, या तो फिर से एक बार H2O ऐड करो, मतलब क्या होगा? H प्लस और OH माइनस। तो ये बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा। कार्बन डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड, यहां पर NH था, अब NH2, यहां पर एक बार OH अटैच हुआ था, दूसरी बार OH अटैच होगा। फिर से अगर इसका हाइड्रोलिसिस होगा H प्लस OH माइनस, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसके साथ H प्लस माइनस NH3, और इस कार्बन के साथ अटैच क्या हो जाएगा? OH। तो एक म्यान में अगर दो तलवार नहीं रहे तो तीन तो बिल्कुल ही नहीं रह पाएगी, है ना। तो तीन आ गए, यहां पर OH, यहां पर H, ये निकल जाएगा। क्या बना? ये कार्बन, इसके साथ OH अटैच है, और ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। या फिर यहां पर ध्यान से देखो, एक डबल बॉन्ड भी C के ऊपर लोन पेयर है, तो क्या हो सकता है? रेजोनेंस। ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इस कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसका रेजोनेंस फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूं, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ हाइड्रोजन, यहां पर सिंगल बॉन्ड NH, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव। देखो अगर आपको रेजोनेंस मालूम नहीं है तो ये समझ में आने वाला नहीं है। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्यों? पॉजिटिव चार्ज। इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, नेगेटिव चार्ज, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बना? न्यूट्रॉन। अब इस नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा इस H प्लस को, है ना। तो ये बन गया CONH2। तो पहले माइनस H प्लस, फिर प्लस H प्लस, क्या बोलेंगे इसको? प्रोटॉन ट्रांसफर। तो पहले रेजोनेंस हुआ, फिर हो गया प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसको? कमेंट में जरूर लिखिए। रेजोनेंस के बाद अगर प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? आपको कमेंट में लिखना है। तो इसमें से बन गया अमाइड। तो हम बोलते हैं नॉर्मली कि नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस होगा, अगर पार्शियली नाइट्राइल का पार्शियली हाइड्रोलिसिस होगा तो बनेगा अमाइड, और अमाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा तो बनेगा एसिड। तो हमें एसिड बनाना है, तो हम इसका कंप्लीट क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। ये आपको याद होना चाहिए। तो ये हमने बना दिया आइबुप्रोफेन। अब आइबुप्रोफेन को आप ढध्यान से देखो, उसमें एक कायरल कार्बन का है, एक कायरल कार्बन है। देखो कहां पर है? ऐसा कार्बन ढूंढो
जिसका चारों वैलेंसी अलग हो, उसी को हम बोलेंगे कायरल। तो ये जो कार्बन है, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, तो ये कायरल कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन की चारों वैलेंसी अलग है। हाइड्रोजन यहां पर, CH3 यहां पर, COOH, और यहां पर बेंजीन। तो इसके दो आइसोमर हो सकते हैं, एक हो सकता है R आइसोमर और दूसरा हो सकता है S आइसोमर। अगर यहां पर मैं वेज लगा दूं, सॉलिड वेज, तो इसका आप RS नोमेनक्लेचर करोगे तो ये आइसोमर बनेगा S। नॉर्मली हम जो इसको यूज करते हैं उसमें हम एज रेसेमिक मिक्सर यूज करते हैं इसको। किसको? किसको? आइबुप्रोफेन को। रेसेमिक मिक्सर क्या होता है? इसका जितना S आइसोमर है उतना ही R आइसोमर है, मतलब ये 50% है और 50% ये है, तो 50-50% R एंड S आइसोमर का जो मिक्सर है उसको बोलते हैं रेसेमिक मिक्सर। तो हम एज रेसेमिक मिक्सर इसको यूज करते हैं। लेकिन इसका जो S आइसोमर है, S आइसोमर जो डेक्स्ट्रोलियो में अगर आप बोलोगे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब ये डेक्स्ट्रोलियो तो प्रैक्टिकली हमें पोलारीमीटर से चेक करना पड़ेगा कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लिवो। नॉट नेसेसरी कि S है तो ऑलवेज डेक्स्ट्रो होगा, S है कोई और मॉलिक्यूल तो लिवो भी होगा। ये पर्टिकुलर आइबुप्रोफेन की बात कर रहे हैं कि इसका S आइसोमर जो है वह डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये मोर बायोलॉजिकली एक्टिव है। क्या ये? मोर बायोलॉजिकली एक्टिव। तो मोर बायोलॉजिकली एक्टिव है। अब इसका यूज, इट इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब कब यूज करना है इसको? जब आपको पेन हो रहा है, तो इसको हम पेन किलर भी बोलते हैं। मेरे हिसाब से आप में से सभी लोगों ने शायद ये खाया होगा ब्रूपेन कभी ना कभी, है ना? तो ये एनाल्जेसिक है। दूसरा इसका यूज है, इट इज यूज्ड एज एनसेड। एनसेड, एनसेड का फुल फॉर्म क्या है? नॉन स्टीरोइडल, नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लेमेटरी। नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है ये, ठीक है? तो इसका यूज किया जाता है जब आपको पेन होता है या फिर फीवर है या फिर इन्फ्लेमेशन है, तो ये सारी चीजों में ये काम आता है। तो एनाल्जेसिक है, एनसेड है, और इसका जो एस आइसोमर है जिसको प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, वो मोर बायोलॉजिकली एक्टिव है। अब यहां पर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है तो डेफिनेटली कमेंट में लिखिए ताकि मुझे पता चले। थैंक यू।